7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत वर्षों बाद ऐसा देखा है कि किसी संस्था ने सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे दी और ये काम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और उस चुनौती का परिणाम ये निकला कि SIR मामले में ऐसा दिखा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ी और यह भी मानना पड़ा कि वह सुप्रीम कोर्ट के ही समकक्ष एक संवैधानिक संस्था है जो कि स्वतंत्र है अपने कार्यक्रम बनाने में, अपने कार्यकाज को अंजाम देने में, अपनी नियमावली बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार से किसी भी तरह से अनुशासित नहीं है। वो अपना अनुशासन स्वयं देखती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो आप देखें कि SIR वाले मामले में बिहार में पूरी तरह पटखनी खाने के बाद भी ये जो बेशर्म संस्थाएं हैं ADR जैसी, यद्यपि उनके जो अधिष्ठाता थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनका देहावसान हो गया, लेकिन प्रशांत भूषण जैसे जो अर्बन नक्सल हैं उनको कतई किसी भी प्रकार का कोई न खेद है, न शर्म है, न उन्होंने कोई भी सुप्रीम कोर्ट से एक दिन की भी छुट्टी ली। सीधे पहुंच गए करने कि साहब ये SIR बिहार वाला जो है ये तो हो रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि इन्होंने पूरे देश में SIR करने का निर्णय ले लिया है और SIR करने की घोषणा कर दी है। अब उस पर साहब नोटिस जारी करवा दिया गया। नोटिस जारी करवाने के बाद जो उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये जो पूरे देश में जो SIR करवाने जा रहा है उसको इस तरह से नहीं लिया गया। उसको ये कहा गया कि साहब कि इनको निर्देश दिया जाए कि ये फिक्स्ड इंटरवल पर कराएं और ये बिल्कुल रेगुलर तरीके से करवाएं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये स्वतंत्रता, ये चुनावों की शुचिता और चुनावों की स्वतंत्रता को इम्पैक्ट करने के लिए हो रहा है, जैसी जनरल बकवास करते हैं ये लोग। बड़ी विचित्र बात है कि यही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि साहब कि आप अभी भी एक जी टेलीफिल्म्स वाला एक पुराना निर्णय है, बहुत पुराना भी नहीं है, लगभग 15-20 वर्ष पुराना निर्णय है, और वो जो ये कहता है कि साहब कि इस प्रकार के जो केस है वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जा सकते। उसके बाद भी आर्टिकल 32 में संस्थाओं के केसेस सुने जा रहे हैं जिनका स्वयं का कोई फंडामेंटल राइट होता नहीं है, अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। अब आर्टिकल 19 जरूर होते हैं, संस्थाओं के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के मुद्दे लेके और PIL लेके आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको ना केवल एंटरटेन करता है, उनको एक्सेलरेटेड हियरिंग भी देता है। तो अब जब वो पूरा का पूरा मामला जो इन्होंने चलाया था कि साहब की आधार कार्ड को आंख मूंद के एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो नहीं चला और उसको मात्र एक आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कह दिया कि नहीं, ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बहुत बड़ा झटका लगा इस पूरी लॉबी को, क्योंकि वो ये चाहता था कि फर्जी आधार कार्ड जिस प्रकार से बनवाए गए हैं, कुछ तो ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 140 से लेके 150% तक सैचुरेशन है आधार कार्ड का, यानी हर 100 व्यक्ति पर 150 आधार कार्ड इशू हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं
कि कितना फर्जीवाड़ा हो रखा है। तो ऐसे स्थानों पे तो वैसे भी किसी भी प्रकार से आधार कार्ड की कोई शुचिता नहीं है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। अब यहाँ ये नोटिस दिया गया कि साहब के ये याचिका आई है, आप जवाब दीजिए इसका। याचिका क्या, जैसा मैंने बताया कि फिक्स्ड इंटरवल पे कराया जाए और आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जाए वगैरह वगैरह, या फालतू की बातें लोग करते रहते हैं। मेन चीज़ थी फिक्स्ड इंटरवल। तो सुप्रीम कोर्ट को जो उत्तर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो सुनने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि देखिए यह काम हमारा है, इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है, यह काम संविधान ने हमको सौंपा है और पूरे अर्थों में सौंपा है। इसमें अगर कोई हम गलती करते हैं तो ही सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमको निर्देश नहीं दे सकता इसमें कि ऐसे करना है और वैसे करना है। जो भी होगा, जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार हम करेंगे, और ये हमारा राइट है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करना। हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम देश के कानून और जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार करेंगे। ये जब बात सामने आई सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कसमसाया होगा, लेकिन मरता क्या न करता, क्योंकि अब एक स्टैंड तो ले लिया इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल खुले रूप से कि भैया ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें आप रोज़ रोज़ जो है ये पंगेबाजी मत करो। ये लोग नहीं चाहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हमारे आपके बीच की बात है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं चाहते हैं, ये बात मोदी जी ने पूर्णिया में जाके कह दी। क्योंकि ये चाहते हैं कि घुसपैठिए ही आगे देश का भाग्य तय करें, और घुसपैठिए जब देश का भाग्य तय करेंगे तो किस तरह से तय करेंगे वो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ घुसपैठिए बढ़े हैं वहाँ वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं उनकी क्या स्थिति हुई है। ये आप असम में देख सकते हैं, ये आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, किशनगंज में देख सकते हैं, और ये स्थिति आप देश के कुछ अन्य भागों में भी देख सकते हैं जहाँ रोहिंग्या पहुँच गए हैं, जैसे कि जम्मू। वहाँ सारी क्राइम जो है वो आजकल रोहिंग्या कर रहे हैं, और रोहिंग्यों को वहाँ की जो मुस्लिम सरकार है उसका प्रश्रय प्राप्त है, और उस प्रश्रय के कारण उनको टच नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने कई बार कहा था सरकार से कि ये इलेक्शन मत कराओ, और अगर करवाना ही है तो जम्मू को अलग कर दो। देखो रोहिंग्या इन्होंने जम्मू में बसाए, कश्मीर में नहीं बसाए। फिर जो SIR पे जो निर्णय दिया है, जो भी अंतरिम निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट से, उसको लेके हमारे जितने भी पंचमक्कार और जितने भी ये वोट चोरी का आरोप लगाने वाले जितने भी तत्व थे, उन सबका दिल बैठ गया। दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया कि भाई ये SIR तो ये कराएंगे और ये अपने हिसाब से कराएंगे, ये पूरे देश में करा सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं है, इनको कोई टोक नहीं है, ये पूरे देश में SIR कराएंगे। अब ये जानकर आप सोच सकते हैं कि ममता दीदी को कितना बड़ा धक्का लगा होगा। हालांकि ममता दीदी ने पूरी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी कराने का एक इंडस्ट्रियल स्केल काम शुरू कर रखा है, लेकिन सब जानते हैं कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो मर गए हैं उनको तो कहाँ से वो पैदा करके ला पाएंगी, वो तो संभव है। क्योंकि आखिरकार BLAs तो भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे ना, और वो जब वहाँ पर बताएंगे कि साहब कि ये व्यक्ति मर गया है, तो वो मरे हुए व्यक्ति का तो वो प्रमाण पत्र ला नहीं पाएंगे। तो ममता दीदी को इससे बहुत समस्या है, समस्या और लोगों को भी है, क्योंकि ये जो बोगस वोट का जो तौर तरीका है ये कहीं कम कहीं अधिक, लेकिन चलता सब जगह है। आप ये देखेंगे ना, जो पुराने खुर्राट हैं जो एक स्थान का चुनाव बार बार जीत रहे हैं, कोई 4 बार से, कोई 5 बार से, कोई 6 बार से, उसने सबने ये व्यवस्था कर रखी है। सबने, कोई पार्टी, कोई ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, ये सबकी व्यवस्था होती है
चुनाव जीतने का, जिसको हम कहते हैं ना संगठनात्मक कार्य, तो संगठनात्मक कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि आप वोटर लिस्ट में कितने वोट अपने जुड़वा सकते हैं, उसी के ऊपर आपकी जीत हार निश्चित होती है। यदि आप वोटर लिस्ट रिवीजन के टाइम पे ढीले रह गए तो भाई साहब आपका विरोधी बाजी मार ले जाएगा। इसीलिए वोटर लिस्ट को लेके इतनी उठापटक हो रही है, क्योंकि किसी ने राहुल गांधी को ये समझा दिया कि साहब के आपके लोग जो हैं वो नीचे काम नहीं कर रहे, वोटर लिस्ट पे काम नहीं कर रहे, वोटर लिस्ट पे ये संघ वाले और बीजेपी वाले जो हैं ये आपसे बहुत आगे हैं इस स्ट्रैटेजी में, इसलिए ये जीत जाते हैं। तो बजाय इसके कि राहुल गांधी अपनी जो मशीनरी है उसको सुदृढ़ करते, उन्होंने उसका उल्टा काम चालू कर दिया। वो कल हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले हैं, आपको पता ही होगा। कल वो हाइड्रोजन बम क्या फोड़ेंगे ये सबको पता है कि वो कहेंगे कि साहब की बनारस में मोदी जी जो है वो इलेक्शन वोट चोरी से जीते। देखो भाई लोगों, अगर वो वोट चोरी से जीते तो तुम अभी तक सो रहे थे क्या? वो 3 महीने का लिमिटेशन है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन दायर करवा देते। अगर थोड़ा बहुत भी था तो दायर करवा देते। आप कह रहे हैं कि साहब हम 7 राउंड तक लीड कर रहे थे, उसके बाद हार गए। तो आपने ये देखा कि 7 राउंड में पहले जो 7 राउंड थे उसमें से कौन सा एरिया खुला था? पूरा मुस्लिम एरिया खुला था। तो मुस्लिम एरिया में अगर मोदी जी पीछे रह रहे थे तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है? मोदी जी अपनी गर्दन काट के भी पेश कर देंगे बनारस के मुसलमानों के लिए, तो भी वो उनको वोट नहीं देंगे। ये बिल्कुल सीधी सी स्पष्ट सी बात है, क्योंकि वोट उनको तो वोट जो है वो उम्मत को देना है। साथ ही आधार कार्ड के बारे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये किसी भी तरह से सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, और सिटीजनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आयोग मेजर्स ले सकता है, उपाय कर सकता है। तो भाई मुझे तो ये दिख रहा है कि ये डबल जेपर्डी हो गई, बल्कि एक ही दिन में 2 झटके लग गए। एक तो वक्फ वाला झटका लगा, जिसको मदनी जैसे कुछ लोग जो हैं उसको सेलिब्रेट करके और लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे कुछ हिंदू भाई बहन जो हैं वो उस भ्रम में आ भी रहे हैं। और दूसरा ये SIR वाला, साथ में मोदी जी घुसपैठियों को बाहर भगाने की भी बात कर रहे हैं। तो घुसपैठियों को बाहर भगाने का और SIR का ये जो कार्यक्रम यदि साथ साथ चला तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर तो पूरे इंडिया अलायंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हम इनके साथ सहानुभूति रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।